Chai, Masala Chai, and a short novel, Musafir Cafe, have changed the very fabric of modern Hindi writing. He is the first Hindi author of this fusion style of writing, thereby making the popular fiction genre for Hindi Indian literature appealing to a wide audience. His other groundbreaking efforts include the widely read Sunday Wali Chitti and Storybazi. Both are revolutionary and storytelling to the masses. सर, सबसे पहले आप स्टोरी टेलिंग के जर्नी के बारे में कि कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा बताइए. हेलो. बेसिकली ये जब सवाल पूछा जाता है, नमस्ते देहरादून, कि जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए, तो बेसिकली जो लोग पूछना चाहते हैं कि आपका चाइल्डहुड कितना ट्रबल्ड रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या बुरा हुआ है जिसकी वजह से आप राइटर बने. तो ऐसा कुछ रहा नहीं है खास मेरे लाइफ में, बहुत ही आम जिंदगी रही है मेरी. और घर वाले बोलते थे पढ़ लो तो मैं पढ़ लिया, घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली, घर वालों ने बोला एमबीए कर लो तो मैंने एमबीए कर लिया. और इस प्रोसेस में उनकी बातें बहुत सारी नहीं मानी, इसलिए मैं राइटर बन गया. हुआ क्या, जब ये कहानियां लिख रहा था बहुत सारी, तो लोगों को लगा कि यार आप लिख के बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकते, आप सुना के पहुंच सकते हो. तो फिर मैं थोड़ा बहुत कहानी सुनाने लगा, फिर लोगों को ठीक ठाक लगने लगा, तो इसलिए होने लगा ऐसे ऐसे. YouTube वीडियोस का जो आपका ग्राउंड ब्रेकिंग एक रहा है, इट्स रेवोल्यूशनरी इन इट्स ओन वे, सो हाउ डिड दैट आइडिया केम टू योर माइंड? YouTube क्या था कि सबसे आसान था ना कि आप कुछ भी बना के डाल दो और लोग रिस्पॉन्ड करने लगते थे उस पर. तो आप लोगों को मजा आने लगता था. अब सुनते सुनते आप लिख के बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकते. ऑल सेड एंड डन वो मीडियम इतना बड़ा नहीं है लिखा हुआ, और अब लोग उतना पढ़ना चाहते भी नहीं है. तो ये था कि YouTube में कहानी सुनाएंगे तो सब तक पहुंच जाएगा, बहुत आसान था. इसलिए क्या मतलब बहुत ही जो सिंपल है कि वीडियो से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोग शेयर करें, इसलिए किया, इसलिए हुआ. आपने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी है, वहाँ की कुछ स्टोरीबाजी हमारे साथ आज शेयर करिए देहरादून के साथ. अच्छा, तो मैं पहले ही बता दूं कि देहरादून में पहली बार नहीं आ रहा. मैं जब मैं 2001 से 5 तक यहीं रुड़की में पढ़ता था, तो हमारे जो बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड था, गलती से उस समय याहू चैट हुआ करती थी, और उसको कोई बंदी मिल गई देहरादून की, होपफुली वेलम्स की नहीं थी वो. तो फिर उसने यहाँ पे आया, हम साथ में उसके आते थे, और यहाँ पे पिज्जा मिलता था, सब कुछ था, घूमने को था, मसूरी जाना और ये वो. तो बहुत चक्कर लगाए मैंने यहाँ पे, और बहुत सारे किस्से. मैं कॉलेज का एक किस्सा सुनाता हूँ कि हुआ क्या था. हम लोग सब लोग ईद मनाते हैं, तो ईद पे क्या क्या होता है वो आपको सुनाता हूँ, या फिर एक जो कॉलेज में जैसे होती है चीजें वो सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. तो किस्से का नाम है पर्ची. कि मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे ये कह नहीं पाया, लेकिन आज कॉलेज के 5 साल बाद पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कहने का मन कर रहा है. कॉलेज के पहले दिन जब तुम्हें देखा था, तो इंस्टेंट कॉफी जैसा प्यार हो गया था तुमसे. तुम जो क्लास में अपनी सहेलियों के साथ पीछे बैठती थी, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी. मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमको कॉफी के लिए पूछूं. एक बार बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा, हाय, आई एम देवेश मेहता. तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा कि तुम दिवेश मेहता हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ. जैसे ही तुमने ये बोला, तुम्हारी सारी सहेलियां फूट फूट कर हंसने लगी. हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, अंदर ही अंदर, मन ही मन. और ये पूरी दुनिया में, शायद इंडिया में ही ऐसा होता है कि हर कॉलेज, हर ट्यूशन, हर स्कूल की लड़कियां अकेले नहीं हंसती. जब वो हंसती हैं तो सब साथ मिलकर हंसती हैं. बात चाहे उनको पता हो या ना हो, पता नहीं कैसे केमिस्ट्री मैच कर जाती है. अब इस फूटने वाले कांड के बाद मेरी अगले 6 महीने तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई. तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही, कॉलेज वैसे ही बीतता रहा. लेकिन ये जो इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार होता है ना, ये रह रह के उबाल मारता ही है. एक दिन तुम लेट आई, क्लास शुरू हो चुकी थी, पीछे कोई जगह नहीं थी. और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही एक बेसिक फर्क होता है कि स्कूल में लोग आगे वाली सीट के लिए जल्दी आते हैं और कॉलेज में पीछे वाली सीट के लिए. और शायद तुमने जल्दबाजी में देखा नहीं, लेकिन तुम मेरी वाली सीट पे आके बैठ गई. तुम्हारे बैठते ही जो लेक्चर बोरिंग लग रहा था, वो एकदम से इंटरेस्टिंग लगने लगा. मुझे लगा आज ये मौका मिस नहीं होना चाहिए. पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई सहेली भी तुम्हारे साथ नहीं थी. लेक्चर के बीच में
मैंने हिम्मत कर ली कि आज तो तुमसे बात करनी ही है। मैंने एक पर्ची पर सॉरी लिखा और तुम्हें दे दी। तुमने पर्ची देखते ही फाड़ दी। फिर पता नहीं क्या सोच के तुमने एक पर्ची फाड़ी और लिखा इट्स ओके और एक स्माइली बना दिया। मैंने फिर लिखा कैंटीन कॉफी प्लीज मना मत करना। तुमने 10 मिनट तक सोचा और लिखा ओके। मैंने फिर लिखा एक चीज और। मैंने फिर लिखा एक चीज और। तुमने पर्ची पर पूछा क्या? मैंने लिखा प्लीज अपनी सहेलियों को लेके मत आना। ये पढ़कर तुम बहुत देर तक हंसी और जोर से हंसने की वजह से हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। आज तुम्हारी शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है प्लीज ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन। पता नहीं क्यों वो सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पे ही लिख के भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता। थैंक यू। तो ये थोड़ा रोमांस की कहानी पर आपने बेरोजगारी पे जो कहानी लिखी है, और आई थिंक बेरोजगारी हमारे देश की एक ऐसी समस्या है कि पता नहीं कब दूर होगी, पर आपने उसको इतने मज़ेदार तरीके से अपने दुख को या उसको एक खुशी के जरिए जो दिखाया, उसके बारे में जो आपकी कहानी है उसको थोड़ा हम सबके साथ शेयर करें। होता क्या है कि हम सबकी लाइफ में कुछ एक दोस्त होते हैं, एक आध गर्लफ्रेंड होती है, किस्मत बहुत अच्छी रही तो एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है, एक आध बीवी होती है, एक आध दोस्त होते हैं, एक आध ऐसे लोग जो होते हैं हमारी लाइफ में, ऐसे एक अंकल होते हैं। और वो आपकी लाइफ में ऐसे अंकल जो फूफा मौसा टाइप के, जिसको मैं मौफा बोलता हूँ, मौसा प्लस फूफा या फिर पड़ोस वाले अंकल, ये अंकल जब भी आपको देखते हैं ना तो आपकी आंखों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ही चीज बोलते हैं देखे कि बेटा तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। होता क्या है कि ऐसे हमारे एक अंकल थे, मान लेते हैं शर्मा, कोई शर्मा है यहाँ पे? कोई शर्मा अंकल? अच्छा, मैं बहुत आपसे पहले से ही माफी मांग लेता हूँ जो मैं आपकी फैमिली के साथ करने वाला हूँ। तो मान लेते हैं कि शर्मा अंकल की बात हो रही है आपके यहाँ की। तो जो शर्मा अंकल थे हमारे घर के पड़ोस में, जब मैं 10th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला था तो घर आते और बताते कि भाई साहब दुबे जी, ये अगर लड़के के 90% से कम आए तो समझिए कि लड़का कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 10th का बोर्ड हुआ, 90% तो मेरे 10th और 12th जोड़ के भी नहीं आए। फिर ये हुआ, अंकल आंटी घर आए, उन्होंने बोला कि भाई लड़का कमजोर है, हमने पहले ही देखा, हमने पहले ही कहा था लड़का कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 12th का एग्जाम हुआ, तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो जाने लगे थे ऊपर। तो आए, उन्होंने कहा देखिए 95% से कम है तो समझिए लड़का कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 12th का बोर्ड हुआ, फिर से 95 से बहुत दूर था मैं। फिर और कुछ, जब हिंदुस्तान में किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है लाइफ में, तो आदमी इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगता है। तो मैं आईटी की तैयारी करने लगा और फिर तैयारी अपना मस्त हो रही थी। अंकल फिर आए और जो उनके दूर के रिश्तेदारों और बच्चों के पैकेज बढ़ा के बताते रहे कि अरे वो तो फलाने का रिश्तेदार आईआईटी में पढ़ता है, वो रुड़की में पढ़ता है और इस तरीके का। और गलती से मैं रुड़की पढ़ा भी, बट वो आईआईटी रुड़की में नहीं पढ़ पाया, जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे जैन साहब का। तो आए और उन्होंने कहा कि भाई तो हमने तो पहले ही कहा था, फिर आईआईटी का एग्जाम हुआ। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मेजॉरिटी में रहा वहाँ पे, जैसे ज्यादातर लोगों के साथ जो होता है। मैं एक फिर प्राइवेट कॉलेज में लैंड किया और फिर भाई मेरे घर वाले बड़े खुश कि अब तो लड़का कुछ लाइफ में कर ही लेगा, क्योंकि तब इन्फी और टीसीएस खूब दबा के लोगों को लेती थी 13-15 हजार के पैकेज पे और 20,000 रुपए के पैकेज पे महीने के। अंकल फिर घर आए और वही उल्टा सीधा बताते रहे और लाइफ ऐसे ही चलती रही। फर्स्ट ईयर कॉलेज भर की मेरे को बंदियां गिनने में चला गया कि एक होता है ना, आप बना लेते हो कि ये हमारे रीच में है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में वो एक पैकेज बनाया कि भाई ये 5-6 लोग मेरे रीच में। सेकेंड ईयर तक आते आते कुछ कोशिश की, थर्ड ईयर तक आते आते एक वो टर्म हमारे तब कुछ होता है आई थी, तो वो चलता था कि आप पहले बेस्ट फ्रेंड बनो तब प्यार होगा। तो ऐसे मैंने कई सारी दोस्ती करने की कोशिश की, बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड वाली। तो ये हुआ, फिर फाइनल ईयर तक आते आते समझ में आ गया कि इसमें कुछ हो पाएगा नहीं मेरे से, और मेरे को ये समझ में आएगा कि यार मेरे से इंजीनियरिंग होगी नहीं सही से। तो मैंने फिर वो सब छोड़ा और मैं घर आ गया कॉलेज खत्म करके। अंकल फिर घर आए, शर्मा आंटी आप सुनिए प्लीज। तो अंकल फिर घर आए और उन्होंने कहा कि देखा दुबे जी, हमने पहले ही कहा था कि, इसीलिए मैं शर्मा लोगों का नाम लेता हूँ, ध्यान से नहीं सुनते हो। तो अंकल फिर घर आए कि भाई देखा, हमने तो पहले ही कहा था ये लड़का कुछ नहीं करेगा, हमारा निकलेगा। अब हुआ क्या कि मैं, हमारे घर के पड़ोस में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी एक भैया की, तो उनके लिए मैंने कुछ एक ऐड लिखे
और भैया ने मेरे को जो पहला, उन्होंने कहा कुछ यार मिश्राम्बू करके एक आता है प्रोडक्ट बनारस का, और टाइल्स के ऐड और ये ऐड वो ऐड लिखवाए, और जब भी देते थे ये लिख दो, तो मैं फटाक से, उन्होंने पहली बार किसी स्कूल का एंथम दिया लिखने को, 1 घंटे में लिख के वापस कर दिया। क्योंकि कॉलेज में मेरे को प्यार का दोस्ती वाला एक्सपीरियंस हो चुका था। जैसे स्टूडेंट लाइफ साइकिल कभी प्यार के बिना पूरी नहीं होती ना कॉलेज के, तो मैंने फट से कविता विता बना के लिख दी। भैया कमरे में आए और उन्होंने कहा कि यार ये 1000 रुपये पकड़ो, और वो इंजीनियरिंग के बाद की पहली कमाई थी, तो मुझे लगा कि यार लिख के कमाया जा सकता है, ये भी एक चीज की जा सकती है। अंकल फिर घर आए, मैंने कहा कि यार तो लड़का, अब देखा हमने तो पहली कहा था इसको MBA कराओ। फिर खैर फाइनली जब किताब आई, मेरे सारे दोस्त खुश थे जिन्होंने मेरे को एक भी अच्छी चीज नहीं सिखाई सिवाय दोस्ती के, और कोई भी दोस्त अच्छी चीज सिखा भी नहीं सकता अगर अच्छा दोस्त है तो। मेरे घर वाले बड़े खुश थे कि चलो लड़का किताब किताब लिख ली। अंकल घर आए, उन्होंने सबसे बोला कि देखा हमने पहले ही कहा था कि लड़का कुछ अलग करेगा। कहानी खैर यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी अक्सर खत्म होने के बाद शुरू होती है। उन्होंने किताब उठाई और किताब उठा के कहा, अरे यार ये तो तुमने किताब हिंदी में लिख दिया है, पढ़ने में तो तुम यार कमजोर ही रहे। ये जो आपने विज्ञापन से लिखना शुरू किया, मुझे लगता है वहीं से आपका ये आर्ट के इतने गठे हुए तरीके से, छोटे से तरीके से आप बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, वो अपने आप एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति का तरीका है। दुबे जी, हमारे यहाँ ऑडियंस में बहुत सारे इंस्पायरिंग राइटर्स बैठे हैं, तो क्या आप हमें फंडामेंटल ऐसी 3-4 बातें बता सकते हैं जो एक राइटर अगर फॉलो करे तो शायद आपकी तरह या लिख सके? मैं 4 नहीं, मैं केवल एक बात बताऊंगा, और बहुत ही आसान है उसको फॉलो करना। क्योंकि देखिए, जो भी आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, आपको कोई ना कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपके प्रोफेसर से लेके पेरेंट्स तक, अच्छी या बुरी वो अलग मुद्दा है, लेकिन हर कोई आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा है। MBA कर लो, BTech कर लो, CA कर लो, कुछ भी अच्छा करने। राइटर बनने का केवल एक ही तरीका है मेरे को जो समझ में आता है, कि जो भी आपका दोस्त से लेके आपके फादर से लेके आपके जो भी वेल विशर हैं, जो भी बात वो बोल रहे हैं ना, वो मानना बंद कर दो आप। वही एक तरीका, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है राइटर बनने का। जहां आप उनके चक्कर में पड़ोगे ना कि ये इनकी भी सुन ले उनकी भी सुन ले, आप एक बार सोच के देखिए, जो वो चीजें बोलते हैं ना आपके आसपास वाले, अगर वो आप सब फॉलो करने लगो तो 200 साल की जिंदगी भी छोटी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है, आप उनको सुनना बंद कर दो, और जो करना है, जो लिखना है लिखो। अच्छा बुरा बाद में अपने आप टाइम कर ही देता है, अच्छा बुरा एक बराबर। तो ये बेरोजगारी से एक और सवाल ये मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अनमने तरीके से कहीं नौकरी करने के जगह अगर हम बेरोजगार रह के अच्छी अच्छी कहानियां लिखें, ऐसा रिस्क लेना लाइफ में, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पता नहीं, मैं तो जैसे बेरोजगार रहा हूँ बहुत साल तक। 12th के बाद 2 साल रहा, BTech के बाद 2 साल कुछ नहीं किया मैंने, 4 साल बेरोजगार रहा, उसके बाद नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा राइटिंग की वो नौकरी में आके ही की। मेरे को लगता है जैसे मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि थोड़ा सेटल्ड रिलेशनशिप में जब आप चले गए थे, तो उसके बाद से सारी राइटिंग आई। ऐसे कि सोचना कि हम क्रैक कर लेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को लगता है लिखते रहना चाहिए, अच्छा या बुरा तो बात की बात है, मतलब ये वैसी बात है ऐसा। और बाकी कुछ राइटिंग रिलेटेड होगा तो हम ले लेंगे ऑडियंस से भी सवाल बाद में, जब भी लेना। तो यूजुअली एज अ राइटर मुझे तो लगता है कि हम लोग जब लिखते हैं तो हम किताब का एक टाइटल सोचते हैं। यहाँ किताब का टाइटल है मुसाफिर कैफे। तो जब आपने किताब लिखनी शुरू करी थी तो इसी टाइटल के साथ सोचा था या कोई और टाइटल था आपके? नहीं, तो मुसाफिर कैफे की कहानी ऐसी है कि जब मैं शुरू कर रहा था तो ऐसा था कि मैं ये चाहता था कि कोई लड़का और कोई लड़की किसी सोफे से लेके, कॉर्नर सीट से लेके, बेड से लेके, हवाई जहाज के टॉयलेट तक, जहां पे भी बात कर सकते हैं, मैं वो सारी जगह कवर करना चाहता था। वो धीरे धीरे जब मैंने 30-35 सीन लिख लिए तो उसमें से स्टोरी इमर्ज होने लगी। और मुसाफिर कैफे के टाइटल की कहानी ऐसी जाती है क्योंकि मैं इतना भटक रहा था उसमें, तो जो अब हालांकि थोड़ा फिलोसॉफिकल उसका कनोटेशन हो जाएगा जो कि मेरे पे सूट नहीं करता इतना ये बोलना, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग सारे लोग एक लिमिटेड वैलिडिटी का टॉक टाइम टाइप के लोग हैं ना। 50-60 साल के बाद निपट लेंगे सारे के सारे लोग, चाहे कितना भी आप बड़ा कुछ भी क्रिएट कर लो। तो मेरे को लगता था कि हम लोग एक कैफे में जब जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम पास करते हैं, मस्त हंसी मजाक करते हैं और चले आते हैं। ऐसे ही लाइफ है कि आते हैं और टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। तो मुसाफिर और कैफे वो मैंने कंबाइन कर दिया, वो मेरे को चमक गया बीच में, बस यही है वो। और ये बात ये है ना कि मैं थोड़ा ये पूछ रहे हो तो मैं ऐसा बता देता हूँ, इतना सब मैंने सोचा नहीं था ये सब करने से पहले। और ये मुसाफिर कैफे लिखने में कितना समय लगा आपको? तो शुरू के जो 70 पेज है किताब के वो 6 महीने में लिखे, और आखिरी के जो 50 पेज है वो 4 दिन में लिखे थे मैंने, और उनके बीच में करीब 6-8 महीने का गैप था।
यहाँ पे गुनाहों के देवता को ट्रिब्यूट दिया है इस किताब में, और आपके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वहीं से निकल के आते हैं, तो ये कैसे किया, मतलब इसके पीछे की कहानी अगर आप थोड़ा रोशनी में। तो हुआ क्या था कि जैसे जो गुनाहों का देवता एक बहुत ही कल्ट किताब है धर्मवीर भारती जी की, और उसमें 3 मेरे को बहुत कैरेक्टर पसंद है, सुधा, चंदर और पम्मी। तो मैं ये गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा राइटर मुझे नहीं लगता मैं इस लाइफ में हो पाऊंगा कि मैं बहुत उनके आगे की कोई कहानी लिखूं। लेकिन मुझे लगा कि एक कैरेक्टर्स जैसे वेस्ट में होता है कि शर्लक होम्स की किताबें अभी भी आती हैं हर साल, वहां पे नए नए राइटर शर्लक होम्स को अभी भी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगा ये कैरेक्टर्स अगर आज की डेट में पैदा होते मेरे टाइम पे, तो वो क्या कर रहे होते, चंदर कैसा होता, सुधा कैसी होती, पम्मी कैसे बात करती। तो मैंने वो एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की कि शायद मुसाफिर कैफे से कुछ लोग गुनाहों का देवता तक भी पहुंचे। मतलब वो मुझे इससे अच्छा तरीका समझ में नहीं आया। अगर धर्मवीर भारती जी होते तो जाके पैर छूता, गले लगता, जो भी था। लेकिन और एक और बात है, एक और चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि उनकी वाइफ से जाके मैं परमिशन ले लूं ये कैरेक्टर। तो मेरे एक दोस्त ने बड़ी सही बात बोली, कहते यार हम लोग जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लोग मतलब कि जो अपने बच्चों के लिए घर छोड़ जाते हैं, गाड़ियां छोड़ जाते हैं, पैसे छोड़ जाते हैं, वो उनका केवल बेटा इनहेरिट करता है, वो जो भी क्रिएट करते हैं लाइफ में। लेकिन जो राइटर होता है वो उसकी प्रॉपर्टी हर कोई इनहेरिट कर सकता है पूरी दुनिया में कहीं पे। तो मुझे ये बात बहुत बड़ी लगी कि ये राइटर ही ऐसा कर सकता है, ये हम लोग प्रॉपर्टी बना के नहीं कर सकते। तो मुझे लगा ये रिस्पेक्ट है उनको। मैं मतलब ऐसा अब ये पता नहीं कह सकते नहीं कह सकते, मतलब मुझे लगा कि धर्मवीर भारती जी ने पिता होके मेरे लिए कुछ छोड़ा था, मुझे वो थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। धर्मवीर भारती जी की जो हीरोइन है वो बहुत अंतर्मुखी है, बहुत शांत स्वभाव की है, पर आपकी एकदम ही उल्टी है। तो मतलब ये मॉडर्नाइजेशन है गुनाहों का देवता का, या आप समाज के बदलते हुए एक तस्वीर को सामने रखना चाहते हैं अपनी किताब में? नहीं, मेरी लाइफ में जैसी लड़कियां आई मैंने उन्हीं के बारे में लिख दिया। मतलब इसमें वैसी लड़कियां मिली और वैसी में बेवकूफ बनता रहा थोड़ा बहुत। तो चंदन मेरे जैसा ही है, मतलब जो हर 2 मीटिंग होती है, और जैसे होता है ना लड़कों के साथ कोई 2 बार प्यार से बात कर ले, एक एज आपकी होती है, 6-7 महीने बीत गए तो लगता है नेक्स्ट लेवल क्या। जब आप 3-4 बार, जैसे आईआईटी का पेपर होता है तो आईआईटी के पेपर में आप 1-2 अटेम्प्ट देते हो ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, ऐसे ही प्यार का भी है। आप 1-2 अटेम्प्ट लगते हैं सच्चा प्यार तक पहुंचने में, और कई बार उसके बाद भी होता रहता है। यहाँ जितने आशिक बैठे हैं they would agree to this. What do you say? अच्छा, तो दुबे जी, हम अभी तक बहुत सारी कहानियां सुनी है, पर आज हम आपसे कविताएं सुनना चाहते हैं। तो अच्छा। आप हमें कुछ कविताएं सुनाएं। और मैं पीयूष जी के सामने कविता पढ़ना बहुत ही, सर मैं माफी चाहता हूँ, मतलब मैं बहुत खराब लिखता हूँ कविताएं, और अभी अच्छी अच्छी कविताएं आप लोग शाम को सुनोगे, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि। तो ये कविता है बहुत पहले की, जब मैं यही कॉलेज में था, मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में मैं करने क्या वाला हूँ आगे। और तो वो कंफ्यूजन पे गए थे, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लिखना तो है, जैसे अर्ज होती है ना कि अरे कुछ कहना तो है, कुछ करना तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहना है, क्या ये करना है। कविता भी प्रेम पे है? नहीं नहीं, मैं वही बताता हूँ, मेरे को टॉपिक ही नहीं मिला कि मेरे को लिखना क्या है, कि प्यार लिखूं क्या क्या लिखूं। तो उस पर यह कविता है। कविता का नाम है क्या लिखूं। कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं, या दिल का सारा प्यार लिखूं। कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं, या दिल का सारा प्यार लिखूं। कुछ अपनों के जज्बात लिखूं या सपनों की सौगात लिखूं। कुछ समझूं, कुछ समझूं या मैं समझाऊं, या सुन के चलता ही जाऊं। पतझड़, सावन, बरसात लिखूं या ओस की बूंद की बात लिखूं। मैं खिलता सूरज आज लिखूं या चेहरा चांद गुलाब लिखूं। मैं खिलता सूरज आज लिखूं या चेहरा चांद गुलाब लिखूं। वो डूबते सूरज को देखूं या उगते फूल की सांस लिखूं। वो पल में बीते साल लिखूं या सदियों लंबी रात लिखूं। वो पल में बीते साल लिखूं या सदियों लंबी रात लिखूं। मैं तुमको अपने पास लिखूं या दूरी का एहसास लिखूं। मैं अंधे के दिन में झांकूं, मैं अंधे के दिन में झांकूं या आंखों की मैं रात लिखूं। मीरा की पायल को सुन लूं या गौतम की मुस्कान लिखूं। बचपन में बच्चों से खेलूं या जीवन की ढलती शाम लिखूं। बचपन में बच्चों से खेलूं या जीवन की ढलती शाम लिखूं। सागर सा गहरा हो जाऊं या अंबर का विस्तार लिखूं। वो पहली पहली प्यास लिखूं, वो पहली पहली प्यास लिखूं या निश्चल पहला प्यार लिखूं। सावन की बारिश में भी हूं या आंखों की बरसात लिखूं। गीता का अर्जुन हो जाऊं या लंका रावण राम लिखूं। गीता का अर्जुन हो जाऊं या लंका रावण राम लिखूं। मैं हिंदू मुस्लिम हो जाऊं या बेबस इंसान लिखूं। कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं या दिल का सारा प्यार लिखूं। थैंक यू।
सर एक ये सवाल आता है कि इतनी अच्छी कविताएं, इतनी अच्छी कहानियां, तो आप कहाँ बैठकर लिखते हैं ये सब? आपका पर्सनल डेस्क कैसा है, या कहीं पे भी बैठ के लिख देते हैं? अब मेरी बीवी जितनी जगह घर में छोड़ देती है, मैं उतनी जगह मैं लिख देता हूँ। मतलब ऐसा ही, ऐसा कुछ बहुत बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत छोटे, एक तो बॉम्बे में घर बहुत छोटे से होते हैं, और खिड़की है आपके डेस्क के बाहर या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी फैंसी नहीं है, बिल्कुल सामने ब्लॉक है। वो लखनऊ में मेरे जब मैं लिखता था तो वहाँ पे, जैसे मेरे को बॉम्बे की लाइफ और देहरादून की लाइफ में जो एक बात से जलन होती है देहरादून के लोगों से, या जो थोड़े से बॉम्बे जैसे शहर नहीं है, कि हम लोगों के घरों में छत होती थी, बॉम्बे में छत नहीं होती वहाँ पे। तो वो, और आसमान की सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है, कि आसमान रोज बदल जाता है। वो एक जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, वो दुनिया में फिर दोबारा कभी नहीं होगा। और वो चीज़ बॉम्बे की लाइफ से धीरे धीरे कट जाती है वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो कुछ फैंसी नहीं है, ऐसा सब बिखरा हुआ सा रहता है जो मेरी बीवी कभी भी उठा के फेंक देती है। क्योंकि सब एस्पायरिंग राइटर्स, हम लोग अपना डेस्क बहुत अच्छे से संभालते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट जब एक राइटर से जो इतना कुछ कर चुके, उनसे पता लगाना कि आप लिखते कहाँ हैं, ये एक सवाल आई थिंक बहुत बच्चों के भी यहाँ पे दिमाग में होगा। तो मेरी पर्सनल जो फेवरेट है संडे वाली चिट्ठी, जहाँ पापा और बेटी की जो बात है वो आप सबको सुनाए, तो बहुत ही सुंदर मुझे। तो ये संडे वाली चिट्ठी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे को इसकी कहाँ से शुरुआत होती है और मैं क्यों दुनिया से बदला निकाल रहा हूँ चिट्ठियाँ लिख लिख के। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को एक चंडीगढ़ में कॉलेज है, MCM DAV लड़कियों का कॉलेज है। तो वहाँ की एक बंदी मेरे को चिट्ठियाँ लिखती थी और मैं डाकिये को 50 रुपए देता था कि मम्मी को चिट्ठी मत देना। एक बार गलती से वो डाकिया भूल गया बात, तो उसने मम्मी को दी और मम्मी ने वो चिट्ठी पढ़ ली। और जब मैं सो के उठा शाम को, तो मम्मी बिल्कुल फकर फकर रो रही थी अपना बुरी तरीके से, और उन्होंने ये समझा कि अब तो लड़का हाथ से निकल गया। उसमें कुछ लिखा नहीं था खास चिट्ठी में, केवल ये लिखा था डियर दिव्य प्रकाश, या डियरेस्ट लिखा था पहले तो। मतलब आपकी जो प्रेमिका है या आपका जो प्यार है, उसमें आपके राइटर बनने का सबसे बड़ा हाथ मुझे लग रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा राइटर है कि जिसमें न रहा हो? मतलब जो भी अच्छा है बुरा लोग कर तो बेटर आपकी वजह से रहा है ना आदमी दुनिया में, जो भी है। तो वो था कि मेरे को लगा यार मैं चिट्ठी नहीं लिख पाऊँ, उन्होंने बंद करवा दिया। तो उसके बाद से मैं हर संडे एक ऐसी चिट्ठी लिखता हूँ किसी ऐसे आदमी या किसी ऐसे उसके नाम, किसी जो मुझे अच्छा लगे या जिसने मुझे बोल दिया, कि जहाँ पे बात पहुंचे जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये चिट्ठी मैंने बेटी के नाम लिखी थी कि कभी मेरी बेटी होगी। मेरा बहुत मन था कि बेटी हो, गलती से लड़का पैदा हो गया तो उस बेटी के नाम जो नहीं पैदा हुई उसके लिए चिट्ठी लिखी थी कि प्रिय बेटी, तुम्हें चिट्ठी लिखते हुए एक अजीब सी घबराहट हो रही है। लग रहा है तुमसे पहली बार कोई बात करने जा रहा हूं। नहीं, इसलिए नहीं कि मेरे पास लिखने के लिए बातें नहीं है, बल्कि इसलिए कि इतनी बातें हैं कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर शुरू कहां से करें। सब कुछ माँ पर छोड़कर हम शायद भूल ही गए हैं कि एक बाप और बेटी भी आपस में सीधे बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बाप के जूते जब बेटे के पैर में आने लगे तो रिश्ता बाप बेटे का नहीं रह जाता, दोस्त का हो जाता है। पता नहीं ऐसा कुछ कभी किसी ने बेटी के लिए क्यों नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि लड़कों को तो जूते के साइज के बराबर बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन लड़कियां उसी दिन पापा की दोस्त हो जाती हैं जिस दिन वो अपनी तुतलाती आवाज में पहली बार मम्मी की शिकायत करती हैं। जब तुम पहली बार हॉस्टल जा रही थी तो तुम्हारी माँ बार बार तुमको बोल रही थी कि बेटी घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कोई ऐसी वैसी बात मत करना, पढ़ने जा रही हो बस मन लगाकर पढ़ना। पता नहीं तुमने माँ की कितनी बात मानी। मान ली तो अच्छा, आखिर बात माँ ने बोली थी। और अगर नहीं मानी तो और भी अच्छा, क्योंकि लड़की के बॉयफ्रेंड और घर की इज्जत के बीच न रिश्ता कभी हुआ करता था और न कभी होगा। सही से पढ़ाई करना, खाना टाइम से खा लेना, ऑफिस में मन लगाकर काम करना, ये सारी बातें इतनी बोरिंग है कि बोलने का मन नहीं करता। मुझे मालूम है ये सब तुम अपने आप मैनेज कर लोगी, मुझे मालूम है ये सब तुम अपने आप मैनेज कर लोगी। बेटी कुछ भी करना लाइफ में, बनना चाहे बिगड़ना, लेकिन याद रखना कि मैं कभी अखबार में मैट्रिमोनी वेबसाइट पर तुम्हारी शादी का ऐड देने वाला नहीं हूँ। सारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी सीखने के बाद भी अगर शादी के लिए तुम हम पर डिपेंडेंट हो तो समझो सब सिखाना ही बेकार हो गया। मैं तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता, तुम्हारी आज़ादी भी नहीं। तुम ये मत समझना कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये आज़ादी वाली बात बोलकर मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये वो आज़ादी है जो तुम्हारी ही है शुरू से। बस एक आखिरी बात कि कभी अपनी माँ जैसा मत बनना। अगर कभी बनना ही पड़े तो अपनी बेटी जैसा बनना, क्योंकि बेटी आने वाले कल की माँ होती है और माँ बीते हुए कल की बेटी होती है।
उम्मीद है कि आगे भी चिट्ठी लिखता रहूंगा। जब बात शुरू हो ही गई है तो बात रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हारा पापा। बहुत बहुत यहाँ सब बेटियों को तो ये चिट्ठी पसंद आएगी, बट यहाँ पे एक मैसेज है सब पिताओं के लिए और सब बेटों के लिए भी। तो बहुत खूबी से ये मैसेज आपने दिया है। तो वैसे महीना फरवरी का शुरू हो गया है, पर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है आप हम सबके साथ शेयर करें। अरे वो तो हर किसी का कॉमन ही है ना, 5 किलो वजन कम करना, जो होता नहीं है। बट मैं सोच रहा था कि हफ्ते में एक किताब पढ़ लूंगा, तो अभी तक तो 6 किताबें पढ़ ली है नए साल में, तो अभी ठीक ठाक चल न्यू रहा ईयर है। रेजोल्यूशन आपने शेयर भी किया है शायद अपनी साइट पे। तो वो फेसबुक तो सब शो ऑफ है ना, मतलब हम लोग को पता है, वो तो सब दिखाने के लिए है। और सही थोड़ी ना है वो, ऐसे होते थोड़ी ना हम लोग जैसा उसमें फोटो डालते हैं। मेरी प्रोफाइल जहाँ पे फोटो जैसी ब्रोशर में वैसा दिखता थोड़ी ना हूँ। तो सर आपकी एक कविता है, कहानी है किस ऑफ लव। हाँ। यहाँ बहुत यंगस्टर्स सब बैठे हैं, तो व्हाई डोंट यू शेयर। अच्छा, तो ये किस, पहले तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने कभी कॉर्नर सीट में फिल्म नहीं देखी है? कोई भी ऐसा है आदमी, या कोई लड़की या कोई ऐसा? सबने कॉर्नर सीट में फिल्म देखी है ना? देखिए, अगर नहीं देखे कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी सी बात है कि अगर आपने कॉर्नर सीट में फिल्म नहीं देखी है तो अभी तक आपने जितना भी जिया ना सब व्यर्थ है, बेकार है। मतलब इससे बढ़िया है कि ऊपर ही चला जाए आदमी। खैर, तो दिल्ली में 2-3 साल पहले एक चीज चली थी किस ऑफ लव नाम की, जिसमें लड़के लड़कियां, लड़कियां लड़कियां, लड़के लड़के एक दूसरे को किस करते थे। और ये बड़ा ही अमेजिंग लगा मेरे को, और बहुत गुस्सा भी आया कि आखिर था क्या। तो जैसे दिल्ली में फॉग वॉग चलता है, जब किस ऑफ लव चल रहा था तो मुझे अपने घर वालों में बड़ा गुस्सा आया। तो मेरे को लगा कि यार इतनी अमेजिंग चीजें अब हो रही हैं इस दुनिया में, इन्होंने मेरे को 10 साल पहले क्यों पैदा कर दिया? 10 साल लेट पैदा करते। और आजकल जैसा चल रहा है टाइम, 8th और 10th के लड़के घर पे आते हैं, बताते हैं डैड मीट माई फ्रेंड नेहा, मीट माई फ्रेंड सोनाली, या कुछ भी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे टाइम में हम कैसे मिलवाते थे दोस्तों कि पापा ये विवेक है, ये क्लास में फर्स्ट आता है, ये नरेंद्र है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, ऐसे ऐसे हम लोग दोस्त मिलाते। तो ये जो ऐसे जो 90s में बड़े हो रहे थे ना लोग, तो हमारे पास था क्या अल्टीमेटली? 2-4 बेस्ट फ्रेंड, एक आध ग्रीटिंग कार्ड, एक आध वो 3 रुपए पर गाने के हिसाब से रिकॉर्ड कराए हुए कैसेट, जिसमें अजय देवगन की एक फिल्म आई थी प्यार किया तो निभाना, उसके गाने साइड ए का पहला गाना और साइड बी का आखिरी गाना करा के दे देते थे गिफ्ट में। यही सब था हमारे पास। खैर, तो अब जब ये हो रहा था, तो मैं जब ये सब बड़ा हो रहा था, तो जो 90s में जो लोग भी बड़े हो रहे थे, आपसे जो इधर बच्चे बैठे उनसे ठीक 15 साल पहले करीब करीब, हालांकि 15 साल बोल के बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, बट फिर भी, तो हमारे टाइम की जो सबसे कल्ट मूवी थी ना, जो सबसे बड़ी मूवी थी, वो रिलीज हुई थी 15 नवंबर 1996 को। फिल्म का नाम था राजा हिंदुस्तानी। वो पहली फिल्म थी जिसने हम पूरे लोगों को ये सीख दी कि एक लड़का और एक लड़की बरसात में पेड़ के नीचे खड़े होकर केवल पकौड़े नहीं खा सकते। और उसके बाद से जो दूसरी सबसे कल्ट मूवी थी वो रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर 1997 को, जो माधुरी दीक्षित जी ने एक संदेश दिया था इस पूरे देश को कि आने वाले कल का जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो अभी 2-3 दिन पहले ही बीता है, वैलेंटाइंस डे, कि ये तब ये सब चल रहा था माहौल, ये जब हम केसेस, और हम लोग जब ये करते थे ना, तो हमारे टाइम पे कैसे होता था मैं वो बताता हूँ आपको किस्से पे। तो हमारे टाइम में जो कोई भी चक्कर जिसको तभी सफल माना जाता था जब वो प्यार अपने पहले किस की मंजिल हासिल कर लेता था। उन दिनों जो किस वाली स्टेज थी हमारे टाइम में, वो हाथ पकड़ने वाली स्टेज के जस्ट बाद वाली स्टेज हुआ करती थी। अब ये तो हमारे जमाने के बाद में, आजकल तो खैर मार्केट में जो जो चल रहा है व्हाट्सएप पे, लोग एक्चुअल किस से पहले भी बहुत सारे स्माइली वाले किस वाले स्माइली आने ही लगे हैं, हजारों बार पहले ही हो चुका होता है। तो खैर मुझे ये तो नहीं याद कि फिल्म कौन सी थी, हम जानबूझकर फिल्म शुरू होने के आधे घंटे बाद टिकट लेने पहुंचे थे, और टिकट काउंटर वाले बंदे से पूछा था कि एक बार वो दिखा दे कि हॉल कहां तक भर गया है। फिर हॉल जहां तक भर गया होता वहां से एक पूरी रो छोड़कर हम कॉर्नर सीट ले लिया करते। अब कभी कोई मैथ्स जानने वाला प्यार का हिसाब किताब करता तो जमाने भर के प्यार और कॉर्नर सीट के बीच की इक्वेशन जरूर बना पाता। अच्छा, आप में से कभी भी कानपुर का है क्या? कभी कोई कानपुर का, आप कानपुर के हो तो मुझे लगता है जैसे कानपुर के जो रेव जो मॉल है, वहां का जो गार्ड है, उसने इस देश की संस्कृति जितनी बचाई है उतना धरती पे किसी ने नहीं बचाई है। तो होता क्या था, जैसे कानपुर में आप पिक्चर देखने जाओ ना, तो वहां पे एक आध गार्ड भी चुपके से साथ में पिक्चर देख रहे होते हैं, और जैसे ही कोई लड़का किसी लड़की के बाल में जूं डालने की कोशिश करता है, जूं डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो टॉर्च जला देते थे, और उससे देश की संस्कृति बच जाती थी। तो खैर मैं फिर से किससे पैदा हूँ, बहुत भटक रहा हूँ कि मॉर्निंग शो में वैसे भी कम लोग हुआ करते थे,
अब तब बार बार यही ख्याल आता था कि पीछे वाले बंदे बंदियां पिक्चर नहीं देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। अच्छी खासी घबराहट होती थी, और यकीन मानिए मजा अच्छी खासी घबराहट में ही है। इस घबराहट में 2-3 फिल्में कब निकल गई पता ही नहीं चला। हाँ, चौथी फिल्म का टिकट लेते जाते जाते टिकट काउंटर वाला बंदा अपने आप एक रो छोड़कर कॉर्नर सीट की टिकट दे दिया करता। बल्कि एक बार उसने बताया कि भैया ये वाली फिल्म का ले लीजिए, फिल्म थोड़ी लंबी भी है। खैर, जब फिल्म में गाने की आवाज तेज होती तो दो घबराए हुए लोग कोशिश करते कुछ फुसफुसाने की, कुछ बोलने बताने की, और इस फुसफुसाहट में फिल्म के 2 गाने निकल जाया करते हैं। अब ये तो नहीं याद कि वो फिल्म कौन सी थी या फिर वो गाना कौन सा था, लेकिन उस दिन फिल्म के बाद बहुत देर तक हम एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। कुछ बोले नहीं थे हम उस दिन, बस लग रहा था कि काश ये फिल्म कभी खत्म नहीं होती। प्यार की सारी स्टेज पूरी होने से पहले ही तुम कहां चली गई हो ये मुझे पता तो है, लेकिन ये मैं किसी को बता नहीं सकता। पता नहीं जब तुम टीवी पर किस ऑफ लव देखती होगी तो किस बात पे ज्यादा मुस्कुराती होगी, मुझ पर, अपने आप पर, उस कॉर्नर सीट पर, या उस घबराहट पर जो हम दोनों को हुई थी। थैंक यू। आप लकी आपने देहरादून में ऐसे पिक्चर नहीं देखी, क्योंकि हम लोग ढूंढ ढूंढ के पॉपकॉर्न जरूर फेंकते थे जो जू निकाल रहे होते थे, पीछे बैठ के हम इसीलिए पीछे बैठते थे। मैंने सोचा ना था यही देखी है हॉल में, सोचा ना था मैंने, मुझे याद है मैं कॉलेज से यही आया था देखने। हालांकि वो कॉर्नर सीट वाला किस्सा कभी कॉलेज में ऐसा रहा नहीं डायरेक्टली। तो बीएचयू का जो पिया मिलन वो लंबी का एक्चुअली एक और फंडा था हमारा। जब ये इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोग, अच्छा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के कई सारे एडवांटेज हैं। आप लोग को गलती से लोग बताते हैं आईआईटी में पढ़ लो और ये सब कर लो। क्या होता है ना, प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ने वाला लड़का आ जाए तो उसको बोल सकते हैं भाई इतने ही पढ़ने वाले थे तो आईटी क्यों नहीं चले गए, आप आराम से मौज मस्ती करो, इतनी सारी टीवी सीरीज है, गेम ऑफ थ्रोन से लेकर सब कुछ देखो, चिल करो 4 साल, उसके बाद सोचो कि क्या करना है, जो नॉर्मली किसी भी इंजीनियर के साथ हिंदुस्तान में होता है। तो जो पीएमसी वाला किस्सा है, एक हमारे यहाँ जो गर्ल्स हॉस्टल के पास वाला चौराहा था तो उसको हम पीएमसी बोलते थे। पीएमसी मतलब कि पिया मिलन सेंटर, पिया मिलन चौक, पिया मिलन चौराहा, जहाँ पे जैसे ही कोई अगर बंदी बोल देती थी कि भैया पीएमसी पे मिलो, तो वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली स्टेज थी ना कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ बट एज अ फ्रेंड, वो क्रॉस हो जाती थी। तो वो लंबी कहानी है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, मेरे को लगता नहीं इतना टाइम है, वो 20 मिनट की कहानी है वो करके। वो कभी आपकी किताब पे ही आते हैं मुसाफिर कैफे में, आपने आपका कहना भी है और आपने पीयूष जी ने, आप लोग सब रेवोल्यूशनरी रहे हिंदी को कूल बनाने में दोबारा से। एंड वेस्टलैंड ने आपकी ये किताब छापी है और ये अपने आप में एक बहुत हिंदी किताब पहली बार छापी है। तो इस जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा सा प्रकाशन। यार आपका मतलब वही है, मैं कुछ बड़ा स्ट्रगल वाली स्टोरी सुनाऊंगी। मैंने स्क्रिप्ट मेरी, जैसे नॉर्मली मैं देखता हूँ इंग्लिश में बहुत सारे राइटर्स ना वो शुरू ऐसे करते हैं 48 रिजेक्शन हो गए हमारे, 48 पब्लिशर नहीं है हिंदुस्तान में फ्रैंकली, है ना, जितने वो बताते हैं कि रिजेक्शन हो गए हमारे। तो ऐसा था नहीं एक्चुअली। हिंदी वाले स्पेस में जो इसमें थे, बहुत जिस तरीके का कंटेंट लोग ढूंढ रहे थे, हम 2-3 लड़के वैसा लिख रहे थे जो ऐसी बोलचाल की भाषा में कहानियां है। जैसे कभी किताब गिर जाती थी, हम बोलते थे ना कि विद्या कसम खाओ, विद्या कसम आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और वेस्टलैंड उसी टाइम पे ढूंढ रहा था ऐसे राइटर्स कि जिनको वो स्केल बढ़ा पाए हिंदी किताबों का। पहले 200-300 किताबें छपती थी, लोग मिठाइयां बंटवाने लगते थे कि भैया 200-300 किताबें बिक गई। अब वो स्केल कम से कम 15,000 20,000 जाने लगा है। तो भले अभी 1 लाख नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि इनमें से अगर कोई ऐसा कभी लिखेगा अपनी जो भी भाषा है, गुजराती, मराठी, हिंदी, तो वो स्केल धीरे धीरे बढ़ेगा दोबारा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ा मैंने तीर मार लिया वहां पे, लेकिन हो गया, मतलब उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। कितना फैंसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि मैं लेके गया फिर उन्होंने रिजेक्ट किया फिर मैंने चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा करके। तो आपकी एक कहानी और है जिसका नाम है ईद मुबारक, अगर आप उसको हम सबके साथ शेयर करें। लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, मतलब मैं फिर दुकान बंद करें फिर हम उस हिसाब से उधर करके। तो ये आखिरी कहानी सुनाते हैं, इसका सवाल जवाब ले लेंगे विद दैट। तो कहानी का नाम है ईद मुबारक। ईद और आलिया में कोई बहुत गहरा रिश्ता है, शायद करीब 7-8 साल पहले की बात है। ईद का दिन था और सभी आलिया को ईद मुबारक विश कर रहे थे। अब कॉलेज में अभी भी लड़के लड़कियां कितने भी मॉडर्न हो जाएं, एडवांस हो जाएं, लेकिन अपना मॉडर्न पना दिखाने में नानी याद आ जाती है। आलिया सभी से हाथ मिलाकर ईद मुबारक विश ले रही थी। इतने में मैं सामने पड़ गया। मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाती है। पता नहीं मेरी इस बात पे वो गुस्सा हुई या खुश। करीब 1 मिनट तक मेरी आंखों में घूर कर उसने देखा और बोली, तो लग जाओ गले मिश्रा जी। उसके ये बोलते ही मेरे होश उड़ गए।
मैंने हंसकर कहा, अरे यार मजाक कर रहा था। इस पर उसने कहा कि क्या ईदी खाने घर आना, और ये बोल के वो चली गई। मैं कॉलेज से हॉस्टल लौट कर अपने रूम पर आलिया के बारे में बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। बात आई गई हो गई, कॉलेज के अगले 3 साल हम मिलते रहे। हर ईद पर मैं उसको बोलता, हमारे यहाँ तो ईद पे गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाती है। और हर बार आलिया यही बोलती कि तो लग जाओ गले मिश्रा जी। मुझे डर लगता रहा कि कहीं किसी ईद पर मैं आलिया को गले लगा लूं तो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। अब किसी भी लड़के के लिए समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कब किसी लड़की से केवल हाथ मिलाना कम रह जाता है और गले मिलना ज्यादा हो जाता है। आलिया की तरफ से कुछ था भी या नहीं था, इस बात का पता कम से कम कॉलेज के 4 साल तो मुझे नहीं चला। कॉलेज के बाद आलिया ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली और हम टच में नहीं रहे। और वो फेसबुक पे भी नहीं मिली जहां पे हर वो शख्स मिल जाता है जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड एज फ्रेंड नहीं करना चाहते। कल जब मैं दिल्ली की फ्लाइट से उतरा तो दूर टैक्सी की लाइन में एक बंदी दिखी। मुझे एक बार को लगा शायद आलिया है। मैं पास गया और उस बंदी को देखा और झिझक के साथ मैंने पूछा कि आलिया। उस बंदी ने बिना एक भी सेकंड गंवाए कहा, अरे मिश्रा जी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस पर मैंने झिझकते हुए पूछा, इतनी जल्दी पहचान लिया? मुझे तो लगा था कि पता नहीं कॉलेज का क्या क्या याद दिलाना पड़ेगा। इस पर आलिया बोली, क्या बात कर दी यार मिश्रा जी, तुमको कैसे भूल सकती हूँ यार, अगले 100 साल बाद मिलते तो भी तुम्हें तुरंत पहचान लेती। उसके ये बोलते ही, और ये बहुत लोगों के साथ होने वाला है आगे जो यहाँ बैठे हो आप बच्चे लोग, उसके ये बोलते ही मुझे किसी बात की तसल्ली हुई। प्यार भी एक तरीके की तसल्ली तो होता है। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी कहानी के खोए हुए अधूरे चैप्टर ऐसे ही किसी दिन सालों बाद अचानक से पूरे हो जाते हैं। मेरी कार आई हुई थी, मैंने उससे कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो कार में मेरे साथ आ गई। रास्ते में कॉलेज, दोस्तों, कैंटीन, मास बंक, दुनिया भर की बातें हैं। उसने बताया कि वो ईद पर 15 दिन के लिए घर आई हुई है। उसने पूछा भी, शादी हो गई क्या मिश्रा जी? तो मैंने कहा कि हाँ यार, मेरी 2 साल की बच्ची भी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब उसका घर आ गया। उसके उतरने पर मैंने आलिया से कहा, ईद मुबारक। ये सुनते ही वो बोली, हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाती है। मैंने उसको गले लगा लिया और उसने मेरे कान में धीमे से कहा, ईद मिलने में बहुत देर कर दी मिश्रा जी। इसके बाद मैंने बोला, ईद मुबारक आलिया, मेरी बच्ची का नाम भी कभी घर आओ। थैंक यू। ब्यूटीफुल स्टोरी वही होती है जहाँ पे एंड में हीरो, नहीं नहीं दिल विल टूटना नहीं, उसको मॉडर्न लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है, वो मैं बोल नहीं सकता। बच्चों को पता है, मतलब मेरे होठ के हिलाने से वो समझ जा रहे हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ। एक आखिरी सवाल मुसाफिर कहते थे जो हम यहाँ पे एक स्टॉल पे उपलब्ध है, आप लोग जरूर एक बल्कि तीनों ही किताबें हैं, मतलब मैं चूंकि मार्केटिंग का भी आदमी हूँ तो मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, टीएनसी अप्लाई, आप पढ़िए। इसमें वो सारी कहानियां जो हम लोग धीरे से बताते हैं ना एक दूसरे को, किसी से कहना मत, कान में चुपके से बताते हैं, वो वही लिखता हूँ मैं, सब उल्टा सीधा। मुसाफिर कैफे में आपने मसूरी का स्पोकन अबाउट मसूरी, और जितने भी आशिक है हमारे देहरादून के, ऐसा कोई रोमांटिक, मतलब ऐसा कोई आशिक नहीं है और ऐसी कोई प्रेमिका नहीं है जिससे मतलब बाइक पे मसूरी रोड पे घूमा नहीं होगा। तो मसूरी कहाँ से आ गया आपकी किताब में? देखो ऐसा था, मैं कॉलेज से जब हम जा रहे थे तो तब मेरा प्यार व्यार वाला चक्कर कहीं और था। मैं बहुत ही पहली बार मैं ईमानदारी से बताता हूँ, शाम की पहली ईमानदार बात, कि मैं मसूरी, हम 3-4 लड़के पहुंचे। मसूरी में घुसते ही हनीमून इन नाम का होटल आता है ना, और मैंने हनीमून इन के नीचे की मिट्टी उठा के कसम खाई थी वहां पे कि अब आगे अगर कभी मसूरी आऊंगा तो इन लड़कों के साथ नहीं आऊंगा। तो वहां से मसूरी मेरे दिमाग में छप गया था और हम लोग मसूरी बहुत गए इसलिए। और सबसे अच्छी बात थी मसूरी के लिए ना कि आपको मसूरी डिफाइन करने के लिए पहाड़ कैसे हैं, पेड़ कैसा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन लिख दो, रस्किन बॉन्ड, और मसूरी सेट हो जाता है आपके दिमाग में, ऑटोमेटिकली लोग पूरा कर देते हैं। तो ये मैंने थोड़ा इंटेलिजेंटली चालू करने में, एक भी पहाड़ का जिक्र नहीं है आप देखिए किताब में, लेकिन रस्किन बॉन्ड साहब से फिर मैंने, हालांकि उनसे भी परमिशन नहीं ली, कभी मौका लगेगा तो माफी मांग लूंगा। मैं ऐसी माफी मांगती बीती है कि आधी उम्र मुझे लग रहा है गलतियां करते करते। आई एम श्योर रस्किन बॉन्ड जी बहुत खुश होंगे अपने व्यक्ति को यहाँ सुन के, बिकॉज मसूरी और रस्किन बॉन्ड गोज हैंड इन हैंड। तो अब मैं मंच ओपन करती हूँ हमारे सभी यहाँ सुनने वालों के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर से पूछें और सर स्टोरी बाजी करके आपको जवाब दे देंगे। कोई आउट ऑफ सिलेबस मत पूछ लेना यार आप। सर आप रोमांस के बारे में लिखते हैं,
तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये मेरा। और आपने अपने एक लेटर में मेंशन किया कि जो कैरेक्टर है उसको बहुत टाइम लग जाता है लड़की के पास जाने में और दिल की बात बताने में। तो जो आज के टाइम के छड़े हैं, जो बैचलर्स हैं, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस है सर? आप क्या इस पूरे प्रोसेस को डीकोड कर पाए हैं, कुछ डीमिस्टिफाई कर पाए हैं? और अगर कुछ ऐसा कर पाए हैं प्लीज इलैबोरेट और हमें प्लीज। ये तो रोज रात में रेडियो पे आता है ना, लव गुरु वाला, यही तो कर रहे हैं लोग, हर आदमी यही कर रहा है भाई इस धरती पे, हर किसी की दुकान ऐसी चल रही है कि लव का। बट मेरे को क्या लगता है, जो एक चीज मिसिंग लगती है कम से कम मेरे से बाद वाली जनरेशन में, कि जैसे ना जो हमारे टाइम में जो फियर ऑफ फेलियर था वो बहुत ज्यादा था, कि मानेगी कि नहीं मानेगी या होगा। और एक तरीके का फ्रॉड है पूरा प्यार वाला जो कम है ना, क्योंकि आप जब किसी को बोलते हो कि आई लव यू या ये, उसके बाद से दूसरा आदमी थोड़ी ना प्यार करना शुरू करता है। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस है सच, अगर वैसे देखो तो। 90s और अब में लव की परिभाषा काफी बदल चुकी है। ये हाँ, तो उसमें कई मानना सारी चीजें ऐड हो गई है ना प्यार में, वैसा भी है। बट ऐसा मतलब इसका क्या जवाब दें? अगर मुझे ही पता होता तो मैं शादी थोड़ी ना करता। वही वाली बात है। फिर मैं रहता ऐसे ही छड़ा। Any other question from the audience? हेलो, यस मैम। Bhargav, please. सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जब आपने कहानी लिखने का जो थॉट आया था आपके माइंड में, तो आप जो कि हिंदी लिटरेचर का जो दायरा है ये शुद्धता और शुद्धता से काफी लवरेज, फिर से बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? ये जो हिंदी लिटरेचर का जो ये दायरा है पूरा है, ये शुद्धता और शुद्धता से काफी लवरेज है। हाँ। तो क्या आपने लिखना शुरू करे से आपने रवि भारती का नाम लिया, तो ऐसा कोई माइंड में स्टैंडर्ड सेट था कि मैं ये लिखूंगा तो ऐसा होगा या ये लिखूंगा तो ऐसा होगा? आप शुद्धता बोला ना हाँ, आपने, शुद्धता, आप हाँ। आपकी हिंदी काफी कूल है, हाँ तो हाँ। आप क्या आप तो मेरे दिमाग में, मैं बताता हूँ फ्रैंकली क्या बात थी, कि जब मुझे मालूम था कि लोग पढ़ने वढ़ने वाले हैं नहीं मेरी किताब, गलती से अब पढ़ ली लोगों ने, बहुत सारे सरप्राइज की तरह हुआ मेरे लिए। लेकिन मैं चाहता था ना कि मैं लोगों को कहानियां सुनाऊं बैठ के, जैसे मैं, तो उसमें क्या था कि मैं जैसे किसी को सुना रहा हूँ, तो आजकल का जो कैरेक्टर है, जो लड़का है जो यूएसए में रहा है और वो इंडिया लौट के आएगा, तो उसकी भाषा बदली हुई होगी, वो वैसी नहीं बोलेगा जैसा हिंदी के बहुत सारे राइटर्स की, जो मॉडर्न मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग लिखते हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन होता क्या है ना, जब आप उनकी कहानी पढ़ोगे बहुत बार, तो सडनली ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार वो कैरेक्टर ऐसी भाषा बोलने लगेगा कि कैरेक्टर को किसी ने कान में बता दिया, भैया तुम हिंदी कहानी के हीरो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैरेक्टर है वो कैसे भी बोलेगा, आप वो ऐसा नहीं है कि मैंने भाषा के लिए डाला, मेरे कैरेक्टर्स वैसे थे। क्योंकि मैं जिस जनरेशन में बड़ा हो रहा था, दो बड़ी चीजें हुई, एक तो इंटरनेट आया, एक मोबाइल आया, उसने बहुत सारी चीजें हमारे लिंगों में, जैसे आप देखो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कोई यहाँ पे सेल्स वाले बहुत सारे लोग होंगे शहर में, जो पॉलिसी से लेके कार से लेके सब कुछ बेचते होंगे। आप कभी चाय की टपरी पे जाओ, वो किस तरीके की बातें करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि यार बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, अब शाम को दारू पी के दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। तो ये सब तो हमेशा आम लोग बनाते हैं। मैं वैसी भाषा मिल गया, वैसा कुछ मुझे पहले से कुछ नहीं पता था फ्रैंकली। मुझे लगता है शुद्धता और अशुद्धता के दायरे से बाहर निकल के अगर कहानी आपके दिल को छू रही है, वो ज्यादा जरूरी होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question from here? Hello? The students here, sitting over here. हेलो जी। हाँ जी, बताइए, आप किताब पढ़ के आए हो, टफ सवाल पूछोगे आप? हाँ। नहीं नहीं, मैं टफ सवाल नहीं पूछूंगा, मैं बस सिंपल सी बात पूछना चाहूँगा। आप 90s बॉर्न है, काफ़ी सारी कहानियाँ और जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं, छोटी स्टोरीज, कविताएं, सब कुछ इन्फ्लुएंस होती है वहीं से। और अब आज की जनरेशन वो सुनना चाह रही है, आने वाली जनरेशन क्या सुन पाएगी यहाँ से? कुछ पहले तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपने बोला 90s बॉर्न हूँ, मैं 80s बॉर्न हूँ, तो 10 साल कम से कम करने के, काश ऐसा होता है। तो मैं, अच्छा एक और मैं बताता हूँ, अगर मैं 90s में पैदा हुआ होता ना, तो मैं कहानी लिख ही नहीं रहा होता, मैं कहानी हो रहा होता, कहानी जी रहा होता। इतना टाइम थोड़ी ना होता जैसा आजकल का माहौल है करने का। बट आगे क्या होगा ये तो यार भगवान को भी नहीं पता ना, मतलब ये मैं कैसे बताऊँ? तो राइटर हूँ, मुझे जो लगता है गलत सही लिख देते हैं, लग जाता है ठीक लोगों का, मतलब समझ जाती हैं चीजें, आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं इसका। हालांकि मैं हर सवाल का जवाब ऐसे ही दे रहा हूँ, लेकिन सही में ऐसा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि रास्ते अपने आप ही बनते जाते हैं। हाँ। धन्यवाद दुबे जी यहाँ आने के लिए। मुसाफिर कैफे और बाद तीनों किताबें यहाँ काउंटर पे उपलब्ध है, प्लीज खरीदे एंड एंजॉय द कूल हिंदी एंड यू विल लव एक इट। सवाल माशाल्लाह। एक सवाल हो रहा है प्लीज सर आपका नाम शर्मा तो नहीं है ना? लेकिन ये सवाल पर्सनल है। जो आपकी परमानेंट रिलेशनशिप बनी वो भी क्या पर्ची पास करके ही बनी थी? क्या? अच्छा, मेरे जो जो आपकी परमानेंट रिलेशनशिप बनी वो क्या पर्ची पास करके जैसे कॉलेज में बनती है वैसे बनी थी? नहीं सर, अब
एक आध रिश्ते तो वैसे भी रहे पर्ची वाले, कई तरीके के रिश्ते रहे। जैसे हम लोग लिखते थे ना कि जब हम लोग को बनाते निबंध लिखते थे ना कि भाई ये त्योहार, हिंदुस्तान में कई तरीके के त्योहार होते हैं, सांस्कृतिक और राजनीतिक, तो और ये वाला त्योहार प्रमुख है। तो जो पर्ची वाला जब प्रमुख हो गया तो पर्ची वाला हो गया, जब इंटरनेट वाला प्रमुख था तो वो हो गया, वैसे ही है। थैंक यू। Let's have a round of applause for Dubey ji for coming from Mumbai for us. Thank you so much, Dubey ji. Thank you, ma'am, for moderating this session. I request Anurag Chauhan to present a memento to our guest. I request Mr. Samrant to present a memento to Mr. Divya Prakash Dubey.